हाँ जी, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे फोरियर सीरीज, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जहां पे हमने स्टोरी खत्म की थी वहीं से शुरू कर लें। तो हमने जी पिछली दफा ये कहा था कि जैसे यूनिट इंपल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम सैंपलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, और हम किसी भी सिग्नल को यूनिट इंपल्सिस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर कोई सिग्नल है हमारे पास इस तरह का, ये एक्स ऑफ टी है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बहुत सी यूनिट इंपल्सिस से मिलकर बना है। इसमें एक यूनिट इंपल्स इधर है, फिर आ गया, 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 इसी तरह यूनिट इंपल्स से चलती चली जा रही है, ठीक है। और हर जो यूनिट इंपल्स है उसका एरिया इस सिग्नल की इधर जो वैल्यू है ना उसके इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन ये कहती है। दूसरे अल्फाज में हमने इस सिग्नल को बहुत सी इंपल्सिस के सम की फॉर्म में लिख लिया, सही। तो जिस तरह एक सिग्नल बहुत सी इंपल्सिस से मिलकर बना है, इसी तरह फोरियर सीरीज ये कहती है कि कोई पीरियोडिक सिग्नल, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल बहुत से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अब जब पीरियोडिक सिग्नल्स की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात होगी। तो हम ये कहते हैं कि ये पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका टाइम पीरियड जो है वो टी सेकेंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकेंड में 2 पाई ओवर टी, जिसे ओमेगा भी कहते हैं, रेडियंस पर सेकेंड है। ये हमने पिछली दफा ये सारी चीजें देखी थी। तो जी हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, इसका पीरियड टी सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो अब फोरियर सीरीज ये कहती है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल बहुत से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बनता है जिनकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स होते हैं। यहां हमने बात खत्म की थी। हार्मोनिक्स क्यों? क्योंकि ये जो के है, के कोई भी इंटीजर है, के देखे ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो के इंटीजर है। जब के इंटीजर है तो इसका मतलब है इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फ्रीक्वेंसीज क्या है, ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 5 ओमेगा, 0, माइनस ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा, इस तरह से। यानी इस जो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसके मल्टीपल है, और किसी फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स अगर हमें मिल रहे हो किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में तो हम उन्हें हार्मोनिक्स कहते होते हैं, सही। तो दूसरे अल्फाज में ये इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन ये कहती है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका फायदा क्या था? इसका फायदा हमने ये देखा था, ये भी हमने पिछली दफा देखा था, कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट हो किसी एलटीआई सिस्टम की, तो आउटपुट क्या आती है? आउटपुट वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ जाता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो जाता है उस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से। और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे निकलता है? ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इंपल्स रिस्पांस से निकलता है। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस किस्म की थी। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि अगर कोई सिग्नल सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है तो, और वो किसी सिस्टम की इनपुट है, तो आउटपुट वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ। इसकी हमने 1-2 एग्जांपल्स भी की थी, अगर आपको याद हो। हमने ये कहा था कि जैसे कोसाइन है, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, सही।
इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसे तो हमें पहले ही पता है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो वो कुछ इस तरह से आता है, ई जे ओमेगा टी 1/2 प्लस 1/2 ई माइनस जे ओमेगा टी। ओए हाँ, एच ऑफ जे ओमेगा, सॉरी, ये मुझे डीएसपी की आदत पड़ी है उसमें भी इसी तरह की एक चीज होगी। खैर हाँ, ये एच ऑफ जे ओमेगा। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अच्छा, एक एग्जांपल हमने ये देखी थी कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है कोसाइन, इसे हम दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें ऑयलर फॉर्मूले से पता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में कोसाइन की जो फोरियर सीरीज होती है उसमें सिर्फ दो ही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आते हैं। ठीक है, एक k इज इक्वल टू 1 वाला और एक k इज इक्वल टू -1 वाला। सही हो गया। अब अगर ये जो सिग्नल है ये किसी सिस्टम की इनपुट है, किसी एलटीआई सिस्टम की, ठीक है जी, यानी मैं किसी एलटीआई सिस्टम को इनपुट क्या देता हूं, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट यही दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएंगे, लेकिन वो उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से मल्टीप्लाई होके आएंगे। यानी आउटपुट क्या होगी, 1/2 एच ऑफ जे ओमेगा ई जे ओमेगा टी प्लस 1/2 एच ऑफ माइनस जे ओमेगा ई माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, क्या हुआ, यही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अगर ये स्केल हो रहा है तो ये भी स्केल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम लीनियर है, और इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस फ्रीक्वेंसी पे, जो इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इधर क्या होगा, वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, अगर स्केल हो रहा है तो ये भी स्केल हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पर, जो इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस है। ठीक हो गया। तो अब अगर कोई और सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, जरूरी नहीं कोसाइन ही होना, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, अगर हम उसे इस फॉर्म में किसी तरीके से लिख लें, अगर हम उसे सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में लिख लें, तो फिर आउटपुट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हर सिग्नल में दो ही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस सिग्नल पे। तो हमने जहां बात खत्म की थी ये थी कि जी ये सवाल जो रह गया है वो ये है कि ये ए ऑफ के कैसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पीरियोडिक सिग्नल में हमें फ्रीक्वेंसी तो पता है, अगर हमें सिग्नल पता है, तो अगर हमें यह पता चल जाए कि ए ऑफ के की वैल्यू के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या है, तो फिर हमें ये सारी इक्वेशन पता चल जाएगी। और इन्हें हमने एक नाम दिया था, वो क्या नाम था, एक के को क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये रिकैप है जी जो हमने पिछली दफा किया था। अब हमने ये देखना है कि ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स कैसे निकलते हैं। अच्छा जी, ये इक्वेशन है, हमने अपने सिग्नल को इस तरह से लिखना है और हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ना दोनों साइड्स को ई ओ माइनस जे ओमेगा एन टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये अभी आपको पता चलेगा। असल में ये ए ऑफ के निकालना है किसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइड्स को एक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, माइनस ओमेगा एन, एन भी कोई इंटीजर है। ठीक है, ये जो एन है ये भी इंटीजर है। ठीक है, और मैं एक और काम कर लेता हूं, वो ये है कि मैं ना इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेता हूं उस सिग्नल के पीरियड के ऊपर। ठीक है जी,
तो मैं ये कर लेता हूं, यानी मैंने दो काम किए हैं, एक तो ये इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और फिर चूंकि ये सिग्नल पीरियोडिक है तो मैं एक पीरियड से 0 से t ले लें, एक पीरियड के ऊपर ना इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करना, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये वाली जो साइड है इसे कैसे लिखा जा सकता है, 0 to t समेशन k goes from -infinity to infinity a of k e of j omega k minus n into t dt। ठीक हो गया, यानी मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया, सही है। और मैं एक और काम ये करता हूं कि मैं समेशन और इंटीग्रेशन को ना एक्सचेंज कर लेता हूं, पहले इंटीग्रेशन कर लेता हूं और फिर समेशन कर लेता हूं। अब ये देखें कि ये इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये इस इक्वेशन में ये हो रहा है जी कि आप k की जो वैल्यू चूज करते हैं, ठीक है, वो इधर डालते हैं, n की कोई एक वैल्यू आपने चूज कर ली हुई है, k की वैल्यू डाली, ये इंटीग्रल कैलकुलेट किया, एक आंसर आ गया, फिर k की अगली वैल्यू डाली, फिर इंटीग्रल कैलकुलेट किया, ऐड कर लिया, फिर k की अगली वैल्यू डाली, फिर इंटीग्रल कैलकुलेट किया, ऐड कर लिया, ठीक है, यही हो रहा ना। यानी आप k की मुख्तलिफ वैल्यूज डाले जा रहे हैं और ये इंटीग्रल कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ये देखना है, ओके। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो अभी हम देखते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लेकिन n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, यानी इस इक्वेशन में n एक दफा चूज कर लिया है जो भी है, लेकिन k ने -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है। से n 1 है, तो अगर n 1 है अब यहां पे 1 आ जाएगा, लेकिन k को फिर भी हमें -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लेके जाना, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें जी कि ये है क्या, e of j ओमेगा k minus n t, यही है ना। मुझे बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सिर्फ ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इंटू k माइनस n, ठीक है। तो ओमेगा तो आपको पता है, जो भी सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है उसकी ओमेगा तो आपको पता है। ये क्या है, k भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, इसका मतलब है कि आंसर भी ये k माइनस n भी कोई इंटीजर ही होगा ना, सही है। दूसरे अल्फाज में ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये हार्मोनिक है किसका, इसका, ठीक है। डिपेंड करता है k और n की वैल्यू क्या है, ऐसे ही है ना। k माइनस n अगर 1 आ जाता है तो पहला हार्मोनिक है, k माइनस n 2 आ जाता है तो दूसरा हार्मोनिक है, k माइनस n माइनस 100 आ जाता है तो 100th हार्मोनिक है, कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन ये देखें कि ये जो भी फ्रीक्वेंसी है ये इस फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल है, ठीक। इसका पीरियड क्या है, इसका अगर टाइम पीरियड t है, हम यही कह रहे हैं ना कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, टाइम पीरियड t है, तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या आएगा। यहां से अगर कैलकुलेट करना हो तो इसे इधर ले जाए और इसे इधर ले आए, यही होगा ना। ये हो जाएगा ओमेगा इंटू k माइनस n ओवर 2 पाई, सही है। और ओमेगा असल में क्या है, 2 पाई ओवर t, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, k माइनस n ओवर t, सही लिखा मैंने, नहीं, ये टाइम पीरियड नहीं है, इसका इनवर्स टाइम पीरियड है, सॉरी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है ना, ऐसे ही है। तो मैं बेसिकली ये क्या कर रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी है रेडियंस पर सेकंड में,
और ये फ्रीक्वेंसी अगर मैंने उसे 2 पाई से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एफ क्या आएगा ओमेगा ओवर 2 पाई, तो ये वो कैलकुलेट हो रहा है। और अगर मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो इसका इनवर्स होगा, ठीक है। तो वो आएगा टाइम पीरियड जो है जी वो आएगा टी ओवर के माइनस एन। ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं, देखें बेसिकली हो ये रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट कुछ इस तरह का है, ये क्या है? ये बेसिकली कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा टी है ना। अगर मैं ये कोसाइन प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरह का है, तो इसका जो कोसाइन है ना वो या यही होगा या इससे कोई छोटी चीज होगी। डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ये के माइनस एन की क्या वैल्यू है। अगर के माइनस एन 1 हो जाए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, के माइनस एन 2 हो जाए तो ये 2 दफा इसके अंदर रिपीटेशन आ जाएगी, 3 हो जाए तो 3 दफा आ जाएगी, 4 हो जाए तो 4 दफा आ जाएगी। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वाली ड्यूरेशन t सेकंड्स है जिसमें इसका एक पूरा पीरियड आता है, तो इन्हीं t सेकंड्स में इसके बहुत से पीरियड आ चुके होंगे। कितने पीरियड आ चुके होंगे? जो k माइनस एन की वैल्यू है। सही है? क्यों? क्योंकि देखिए अगर k माइनस एन 2 हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी ना। फ्रीक्वेंसी डबल होने का क्या मतलब है कि अगर इसकी t टाइम्स में t सेकंड में एक रेपिटेशन आती है तो इसकी 2 आ चुकी होगी। अगर k माइनस एन की वैल्यू 3 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो चुकी होगी। तो इसकी अगर एक रेपिटेशन आती है तो इसकी 3 आएंगी, लेकिन आएंगी एक होल नंबर ऑफ रेपिटेशन ही, यानी 3 या 4 या 5 या 100 या जो भी k माइनस एन की वैल्यू। इसलिए अगर हम इस कोसाइन को एक पूरे पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट कर दें तो आंसर क्या आता है? इंटीग्रेशन क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व। तो जितनी ऊपर वैल्यू आ रही है उतनी ही नीचे भी वैल्यू आ रही है, तो आंसर 0 आएगा। यानी अगर आप एक कोसाइन को या साइन को एक पीरियड या एक से ज्यादा पीरियड्स पे इंटीग्रेट कर दें तो आंसर हमेशा 0 आता होता है। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये है जी कि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी तो ये हो रहा है ना, इसकी रियल पार्ट में एक कोसाइन है, इमेजिनरी पार्ट में एक साइन है। और अगर हम 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसके एक या एक से ज्यादा पीरियड्स पे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे, तो आंसर हमेशा 0 आएगा सिवाय एक वक्त के। वो कौन सा वक्त होगा? जब k इक्वल टू n हो जाए। क्योंकि जब k इक्वल टू n हो जाए तो ये बन जाएगा e ऑफ 0t, यानी 1 हो जाएगा, फिर तो 0 नहीं आ सकता। यानी मेरा कहने का मकसद ये है जी, ये जो सारी मैंने इधर डिस्कशन किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है ये 0 होगा इफ k इज नॉट इक्वल टू n, और ये इक्वल होगा इसके इफ k इक्वल्स n। ठीक है? जब k n के इक्वल ना हो फिर तो हमें बात समझ आ गई ना कि हम एक पीरियड या एक से ज्यादा पीरियड्स पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब k n के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होना? फिर तो यहां 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो ये सारी की सारी चीज 1 हो जाएगी। ऐसे ही है ना? क्योंकि e की पावर 0 1 होती है। ठीक है? तो क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू t a k इंटू 1, तो वो 1 मैंने नहीं लिखा बस। सही है? तो पता क्या चला? पता ये चला कि जब हम k को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो इस k की तमाम वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जब k n के इक्वल हो जाए और ये आंसर नॉन जीरो आएगा, वरना इस आंसर में 0 ही आना है। ओके? अगर ये सही है तो फिर इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? इसका यानी ये जो सारा लिखा हुआ है इसका आंसर ये आ जाएगा। ये बात समझ आई? ये कैसे हुआ है? नहीं समझ आई? देखें, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये लिखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये सारा के सारा है ओमेगा इंटू के माइनस एन। ठीक है? इसका मतलब ये है जी कि ये के माइनस एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर k इंटीजर है और n भी इंटीजर है तो इसका मतलब k माइनस एन भी इंटीजर ही होगा, तो ये या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो ये जो असल वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो इधर लिखा है दूसरे अल्फाज में, जो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, उसका मल्टीपल होगी। डिपेंड करता है के माइनस एन की क्या वैल्यू। अगर के माइनस एन 2 निकल आता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा बन जाएगी, यानी इससे डबल। अगर के माइनस एन 3 आ जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में 3 गुना होगी या 4 गुना होगी या 5 गुना होगी, क्योंकि देखिए ना के तो चलता जा रहा है ना, के ना तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाना है। तो जब के बढ़ता चला जाएगा तो के माइनस एन की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा का कोई मल्टीपल आती चली जाएगी, 2 3 4 5 6 इसी तरह चलती जाएगी। सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो असल में क्या कर रहे हैं, असल में आप ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन कॉज ऑफ ओमेगा के माइनस एन टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा के माइनस एन टी, यही कर रहे हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऑयलर फॉर्मूले से ऐसा लिखा जा सकता है। यानी बेसिकली आप एक कोसाइन को और एक साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सही है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रही है, 0 से लेकर टी तक। सही हो गया। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी इसका मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि अगर इसकी एक रेपिटेशन आती है टी सेकंड्स में तो इसकी बहुत सी रेपिटेशन आएंगी। डिपेंड करता है कौन सा वाला मल्टीपल है। अगर 2 ओमेगा तो 2 रेपिटेशन आएंगी, 3 ओमेगा तो 3 रेपिटेशन आएंगी, -2 ओमेगा तो तब भी 2 ही रेपिटेशन आएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये कोसाइन की एक या एक से ज्यादा रेपिटेशंस के ऊपर है। ठीक है। तो अगर आप एक कोसाइन को एक पीरियड पे इंटीग्रेट कर लें या एक से ज्यादा पीरियड्स पे इंटीग्रेट कर लें, आंसर हमेशा 0 ही आता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि जितनी वैल्यू 0 से ऊपर है उतनी 0 से नीचे है। तो इसका मतलब है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा, इधर भी और इधर भी, सिवाय उस वक्त के जब के एन के इक्वल हो जाए। अगर के एन के इक्वल हो गया तो फिर क्या आएगा, कॉज ऑफ 0। कॉज ऑफ 0 क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा 0 to t 1 dt प्लस साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो खत्म, बस। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कहा है जी कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें वैल्यू सिर्फ तब नॉन जीरो आएगी जब के एन के इक्वल हो जाए, यानी ये 0 हो जाए। ठीक हो गया। क्योंकि के ने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना, तो के की कोई तो ऐसी वैल्यू आएगी ना जब के एन के इक्वल हो जाए। ठीक है। तो इसलिए आंसर ये आएगा। ठीक है जी। क्योंकि जब के हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे आंसर इंटीग्रेशन का 0 आता चला जाएगा, सिवाय उस वक्त जब के एन के इक्वल हो जाए। जब के एन इक्वल के इक्वल हो जाए तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसमें ये देखें, एक ए को बाहर ले जाएं तो ये आ जाएगा 0 to t dt, और इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, ए के t फ्रॉम 0 to t, और ये आ जाएगा t इंटू ए के। ठीक हो गया। सही है जी। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अब मैं इसे मिटा के ना ये लिखना चाह रहा हूं, ये सब कुछ इक्वल है t टाइम्स ए के। ठीक है। देखिए ये क्यों किया था, आप समझ आ रही है, इसलिए किया था कि ए के निकालना था, तो ए के अब निकला है। ठीक है। तो बना क्या है जी, अगर मैं इस t को उस तरफ ले जाऊं, इधर ले जाऊं, तो ये बनेगा ए के इक्वल्स 1/t इंटीग्रेशन 0 to t x of t e of minus j omega n t dt। यही आ जाएगा ना। मैं इस t को उधर ले गया हूं। और दूसरा ये कि ये n की क्या वैल्यू है, n k के इक्वल है ना, तभी ये आया ना। तो यहां हम n भी लिख सकते हैं, यहां हम यहां k भी लिख सकते हैं, क्योंकि के और एन की वैल्यू सेम है। ठीक है। तो ये एक का फॉर्मूला आ गया। हुआ क्या देखें, हमने करना क्या था, हम एक सिग्नल को, किसी पीरियोडिक सिग्नल को एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिखना चाह रहे हैं। इस सम में हमें एक नहीं पता था, तो देखें एक का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है,
इस पीरियोडिक सिग्नल को एक पीरियड पे इंटीग्रेट कर दो, लेकिन इंटीग्रेट करना किसे, उस पीरियोडिक सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दो एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, जो के निकालना चाह रहे हैं। अगर A1 निकालना है तो यहां पे ओमेगा आ जाएगा, A2 निकालना है तो यहां 2 ओमेगा आ जाएगा, माइनस ये माइनस आ रहा है, इसी को लिख दिया। ठीक, सही है जी। तो देखिए अब आप ये वाली, हाँ 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 हाँ, ये 2 पाई क्यों आया? देख ये देखे ना, ये क्या कहता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ के इक्वल। ठीक है, तो अगर एफ निकालना है तो ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ओमेगा क्या है इस केस में, फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा इंटू के माइनस एन। तो इसे 2 पाई से डिवाइड करेंगे ना, तब इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करना। अब ओमेगा खुद क्या है, वो 2 पाई ओवर टी है इसलिए है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं ये मिटा रहा हूं अब। तो जी फोरियर सीरीज में 2 ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है, वही जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, और एक इक्वेशन ये है। सही है। ये इक्वेशन क्या कहती है, हम अपने सिग्नल को सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से लिख रहे हैं, उसमें एक की क्या वैल्यू, एक की वैल्यू इसी है। ठीक हो गया, सही है। तो अब आपको अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल दे दिया जाए तो आप ये एक निकाल लें। एक जब निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पीरियोडिक सिग्नल को इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। सही है, तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखें, वो पहली वाली एग्जांपल तो हम बहुत दफा कर चुके हैं ना, उसके लिए तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये तो हम बहुत दफा कर चुके हैं। यानी इसके लिए तो हमें किसी फोरियर सीरीज एक की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम ऑयलर फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको और इसको कंपेयर कर लें तो हमें पता है जी कि A1 जो है वो 1/2 है, A-1 1/2 है, और बाकी A के जो है वो 0 है। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है कि देखें ये कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है जिसमें K की वैल्यू क्या है 1, तभी तो ओमेगा आ रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ क्या आ रहा होगा A1, तो ये A1 की वैल्यू 1/2 है। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो है माइनस ओमेगा वाला, इसका मतलब है K की वैल्यू क्या है -1, तो A ऑफ -1 1/2 आ गया, और बाकी कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब बाकी सारे A 0 है। ठीक है, तो ये तो यानी इसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखें इसमें अब हम ना क्या करना चाह रहे हैं, हम ना इन एज को प्लॉट भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जी कि अब एक K का एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, और इन्हें A की वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, यानी K0, K1, K2, K3, K-1, -2, -3 और इसी तरह चलता चला जा रहा है। सही है, अब इनमें हमने A को प्लॉट करना है, तो हमें पता है जी कि A1 जो है वो 1/2 है, और A-1 भी 1/2 है, और बाकी सारे क्या है 0। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये ना अब एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, ये वही पीरियोडिक सिग्नल, ये वही कोसाइन है,
लेकिन ये क्या कह रहा है, ये प्लॉट हमें क्या बता रहा है? ये प्लॉट हमें ये बता रहा है जी कि ये जो भी सिग्नल है, हमें नहीं पता कोसाइन है ये क्या है, ये जो भी सिग्नल है इसमें दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। एक की फ्रीक्वेंसी है माइनस ओमेगा, एक की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई आ रहा है दोनों की वैल्यू 1/2 1/2। ठीक है, बात समझ आई? देखें, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये प्लॉट समझ आ गया तो मैं एक और प्लॉट बना के आपको देता हूं। अगर आपको कोई ये दे दे, ठीक है, और क्या ये एक एक ही वैल्यूज हैं, ठीक है जी, तो क्या ख्याल है, आप इनसे सिग्नल लिख सकते हैं कि ये सिग्नल क्या है? यानी मैं एक्स ऑफ टी की एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे पता है जी कि ये क्या बता रहा है, बाकी सारे जीरो हैं। ये प्लॉट मुझे ये बता रहा है कि 3 ए के हैं जो नॉन जीरो है, A0, A2 और A-2। ठीक हो गया? तो मुझे क्या पता है जी, इस इक्वेशन में सिर्फ 3 ए ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। वो कौन से वाले हैं? A0, उसके साथ क्या होगा, E of J0t प्लस A2 E of, सॉरी यहां माइनस नहीं आता, मैंने गलत लिखा, E of J 2 ओमेगा t प्लस A of -2 E of J -2 ओमेगा t। ये समझ आइए मैंने इक्वेशन कैसे लिखी है? देखिए ये जो प्लॉट है ना, ये किस चीज का प्लॉट है? ये इन एज का प्लॉट है। ठीक है, तो अगर 3 ही ए है ऐसे जो नॉन जीरो है, मुझे पता है वो के की कौन कौन सी वाली वैल्यूज पे आ रहे हैं, वो -2 वाली, 0 वाली और 2 वाली पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ 3 ही ऐसे ए हैं जो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो बाकियों को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उन 3 ए को उठा लेता हूं। वो कौन कौन से हैं? A0, A2 और A-2। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया है, A0, A2, A-2। लेकिन A0 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है? E of J ओमेगा 0t। तो अगर यहां पे 0 आ गया तो ये 0 आ गया। A2 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है? यहां पे भी तो 2 आएगा ना, तो आएगा A2 E of J 2 ओमेगा t। इस तरह अगर -2 होगा तो -2 ओमेगा t। ठीक हो गया? अब इनकी वैल्यूज डाल दें, A0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो ये तो खत्म हो गया। प्लस ये क्या है? ये 1/2 E J 2 ओमेगा t प्लस 1/2 E माइनस J 2 ओमेगा t। ठीक हो गया? और मुझे पता है ये कोसाइन है, तो क्या बना? 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा t। ठीक है, ये क्या है? ये एक सिग्नल है। तो देखिए, आपको पता क्या था? आपको क्या बताया गया था? सिर्फ ये, आपको सिर्फ ये ए की वैल्यूज बताई गई थी। लेकिन आपको पता है कि इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है जिसकी फ्रीक्वेंसी -2 ओमेगा है और वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं ना, तो मेरे पास पूरा सिग्नल आ जाए। ठीक है जी? तो जैसे आप सिग्नल को देखें, अब इसे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं तो वो क्या होगा? ये कोसाइन है और 1 के साथ ऐड हो रही है। कोसाइन -1 से 1 के दरमियान होती है ना, तो अगर 1 ऐड हो गया तो ये 0 से 2 तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की चीज होगी। ऐसे ही है ना, इसी तरह का सिग्नल होगा। ये 0 है और ये 2 है। ठीक हो गया? और ये क्या है? ये t है और ये x ऑफ t को प्लॉट किया है। सही है? तो देखिए, ये एक ही सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके आ गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। ये एक ही सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। सिग्नल को आप टाइम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिग्नल को आप फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों एक ही सिग्नल है। अगर आपको कोई ये दे दे तब भी आप ये लिख सकते हैं,
कोई आपको ये दे दे तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो फोरियर सीरीज है वो आपको किसी पीरियोडिक सिग्नल की एक कंप्लीट पिक्चर बता देती है, लेकिन वो पिक्चर थोड़ी दूसरे तरीके से बताती है ठीक है। वो ये नहीं बताती कि उसकी टाइम में वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, वो ये बताती है कि उसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है और वो किस किस नंबर से मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया। तो जी इसे कहते हैं टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बात क्या हो रही है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में ना, अब देखिए आपको ये पता चल गया ना, अब जब हम आमतौर पर बात कर रहे थे ना, हम ये ऐसे बोलते हैं, हम कहते हैं इस सिग्नल में 3 फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, एक -2 मेगा, एक 0 और एक 2 मेगा। जब मैं कहता हूं ना इस सिग्नल में 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, इसका असल में मतलब यह है कि इस सिग्नल में 3 फ्रीक्वेंसीज वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। लेकिन वो हम ये इतनी बड़ी बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं इसमें 3 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? इसमें 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक ओमेगा और एक -ओमेगा, ठीक है। यानी ये जो के है ना, ये के क्या है? ये ओमेगा के मल्टीपल्स ही है ना। तो ये पहला मल्टीपल है, ये -1 वाला मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब ये ओमेगा और ये -ओमेगा, ठीक है। इसे अगर आप चाहें ना, इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर आपने कोई ज्यादा ही एक्सप्लिसिटली लिखना है। देखिए मैं इसे यूं भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है, तो फिर क्या आएगा? 0 की जगह 0, 1 की जगह ओमेगा, -1 की जगह -ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, -2 ओमेगा और -3 ओमेगा। क्या ख्याल है? ये एक ही चीज है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ओमेगा का कौन सा वाला मल्टीपल है, और ये सीधा ओमेगा की फॉर्म में बता रहा है। तो 1 का मतलब है कौन सी फ्रीक्वेंसी? ओमेगा। 2 का क्या मतलब है? 2 ओमेगा। -1 का क्या मतलब है? -ओमेगा। तो इसे आप चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चाहे उधर ये फ्रीक्वेंसी आ रही है या फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स आ रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। नहीं ना, इसमें 0 में कुछ नहीं आता, A0 कुछ नहीं आता। अच्छा, अब ये सवाल आई गया, तो देखें A0 होता क्या है? अगर मैं सिर्फ A0 की बात कर लूं, देखें A0 क्या है जी? अगर मैं यहाँ पे 0, यानी A0 का मतलब है मैं 0 वाला कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूं, तो इक्वेशन क्या कहती है? 1/t x of t e of -j ओमेगा 0t dt, ऐसे ही है ना। तो ये तो 1 हो गया, तो बना क्या? 1/t 0 to t x t dt, यही बना ना, a of 0। तो ये क्या हो रहा है? ये दिखने में कोई चीज लगती है? इस तरह क्या निकालते होते हैं? अगर एक सिग्नल को एक टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर दें, उसी टाइम से डिवाइड कर दें, तो क्या निकलता है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कभी निकाली है? यानी एवरेज वैल्यू अगर किसी सिग्नल की निकालनी है तो क्या करते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं ना, जितने सैंपल्स हैं। तो ये भी तो वही हो रहा है। अगर एक सिग्नल 0 से t तक है, यानी एक पीरियड के ऊपर, अगर आप उन तमाम वैल्यूज का ऐड कर दें, उस पीरियड की लेंथ से डिवाइड कर दें, तो ये उसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इसलिए ना इसे कहते हैं, इसे एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, इसे मीन वैल्यू भी कहते हैं, और चूंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इसे हम डीसी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि मैं कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं, कोसाइन तो कुछ इस तरह की होती है ना, तो इसकी मीन वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ठीक है। और इसकी मीन वैल्यू क्या है? क्योंकि ये 0 है और ये 2 है, तो मीन वैल्यू ये वैल्यू आएगी, वो 1 आएगी, तो इसलिए ये 1 आ रहा है, देख रहे हैं।
ठीक है, तो जो जीरो वाला होता है ना, ए जीरो जो होता है, वो असल में उस सिग्नल की मीन वैल्यू होती है। एक पीरियड के ऊपर उसे इंटीग्रेट करके उस पीरियड से डिवाइड करते हैं तो ए जीरो तो खुद ब खुद ही निकल आएगा। ठीक हो गया। या अगर आपको कोई ये बता दे, सिर्फ ये बता दे और पूछे जी हाँ ये सिग्नल की मीन वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे 1, क्योंकि ए 0 1 है। अगर यहां 2 होता तो इस सिग्नल की मीन वैल्यू क्या थी? 2। सही है जी। वन से वैल्यू चेंज करें तो ऊपर चला जाएगा, 2 कर दें तो एक ऊपर चला जाएगा, 3 करें तो मजीद ऊपर चला जाएगा। यही होगा ना, ठीक है ना। ये देखें, ये कोसाइन है, ठीक है, ये वाली वैल्यू सॉरी ये वाली वैल्यू है 1 और ये वाली वैल्यू है -1। ठीक हो गया। इसे मैं ऐड कर देता हूं इसके साथ, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा सिग्नल 1 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो 1 से -1 तक जा रहा था वो 2 से 0 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये यही हो रहा है। इसने तो हमेशा ही 1 रहना ना, तो ये पूरे के पूरे सिग्नल को एक ऊपर उठा देगा। सही। तो ये पता चल गया जी। सही है, आगे चलते हैं। एक जो छोटी सी चीज अब इसमें रह गई है इस इक्वेशन के बारे में, वो ये है जी टाइम कितना है? अच्छा है। अच्छा, एक जो चीज रहेगी ना वो ये है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रही है एक पीरियड के ऊपर, ठीक है, ये जरूरी नहीं हमेशा 0 से t तक हो, ये किसी भी एक पीरियड पे हो सकती है। बात समझ आ रही है? यानी इसे ना इन जनरल ऐसे लिखते होते हैं। यानी वो जो हमने कहा था कि हम एक ये कर रहे थे ना, यही कुछ कर रहे थे, याद है? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने कहा था कि हम इसको एक पीरियड पे इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे ही कहा था ना। लेकिन ये पीरियड तो कोई भी पीरियड हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी अगर एक कोसाइन चलती चली जा रही है तो आप कहीं से भी शुरू हो जाए, यहां से शुरू हो जाए, ओके मैंने एक पीरियड पे इंटीग्रेट करना है, या यहां से शुरू हो जाए या इधर से शुरू हो जाए, आंसर हमेशा ही 0 आना है जब भी आप एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए इसका 0 से t होना लाजमी नहीं है, किसी एक पीरियड पे इंटीग्रेट करना, चाहे जहां से शुरू हो जाए जहां पे खत्म कर, आंसर हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो देखें अभी आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये सिग्नल है, ठीक है जी, ये t है और ये x ऑफ t प्लॉट हुआ। तो क्या देखने से क्या लगता है, पीरियोडिक है या नहीं? पीरियोडिक है। इसका पीरियड क्या है? कितनी देर बाद रिपीट होता है? कैपिटल T। ठीक है, ये 2t है और वो -t है। सही है जी, इसका एक पीरियड यहां से यहां तक है। सही है, तो अब हम इसके ना फोरियर सीरीज को एफिशिएंट्स निकालना चाहते हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे a ऑफ k इक्वल्स 1/t x ऑफ t e ऑफ -j ओमेगा k t dt। सही है जी। तो अब देखिए, आप इंटीग्रेशन जो करनी है वो 0 से t तक भी हो सकती है और वो -t/2 से t/2 तक भी हो सकती है। किसी एक पीरियड पे इंटीग्रेट करना ना, चाहे आप यहां से शुरू हो जाए, चाहे यहां से शुरू हो जाए, चाहे यहां से शुरू हो जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम -t/2 से t/2 तक जा रहे हैं, ये भी तो कैपिटल T ड्यूरेशन का पीरियड है ना। तो हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं -t/2 से t/2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, ओके। और इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 है इसके दौरान, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 है। तो फिर क्या ख्याल है, यहां पे क्या आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, यहां पे क्या आएगा, लिमिट कम नहीं हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक तो 0 है ना सिग्नल, यहां से यहां तक भी 0 है। तो ये हो जाएगा -t1 to t1 1e और -j⍵kt dt। क्या ख्याल, ठीक है, क्योंकि बाकी हर तरफ तो वो 0 है। और अगर 1 ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता। अब बताएंगे इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 1/t का ऐसे आ जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट आ रहा है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या गया, अब आगे चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी, 1/t -j⍵k इंटू e और -j⍵kt1 -e of j⍵kt1। सही, मैंने ये लिमिट्स डाल दी, पहले t1 डाली तो ये आ गया, -t1 डाली तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ओके। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/t⍵k e of j⍵kt1 minus e of j⍵kt1। क्या ख्याल है, यानी मैंने माइनस कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया, सही है। तो ये वाली टर्म पहले आ गया और वो वाली बाद में चली गया और वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सही है। और अगर मैं ये इस j को इधर ले आऊं, ठीक है, j को इधर लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये कोई फैमिलियर चीज लग रही है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये साइन है, ये 2/t⍵k साइन ऑफ ⍵kt1। साइन में होता ना, कोसाइन में नहीं होता, याद है। कोसाइन ऑफ ⍵t क्या होता है, e of j⍵t प्लस e of -j⍵t/2, और साइन क्या होता है, e of j⍵t माइनस e of -j⍵t/2j। हाँ होता है होता है। वो हाइपरबोलिक के कोई और फंक्शन होंगे, ये हाइपरबोलिक नहीं है, सही है जी।
मुझे भी देख लेने में कहीं मैंने ना गलती की किया। ओमेगा के T1 ठीक है, 2 है, के है, ओमेगा T ठीक है जी, ये आ गया। ओके, तो ओमेगा क्या है? ओमेगा 2 पाई ओवर टी होता है, सही है। तो अगर मैं यहां ओमेगा की वैल्यू डाल दूं तो ये क्या बनेगा? 2 ओवर टी 2 पाई ओवर टी इंटू के साइन ऑफ 2 पाई के T1 ओवर टी, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, टी भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर पाई के रह जाएगा। 1 ओवर पाई के साइन ऑफ 2 पाई के T1 ओवर टी, या अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखना तो आ जाएगा 1 ओवर पाई के साइन ऑफ ओमेगा के T1। सही हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या निकले, क्या निकालने जा रहे थे हम? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स, वो ये ए की वैल्यूज, सही है। तो ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा के T1 ओवर पाई के। अगर दूसरी फॉर्म में लिखना है तो साइन ऑफ 2 पाई के T1 बाई टी ओवर पाई के। अच्छा जी, तो अब अगर मैं जिस तरह मैंने कोसाइन के लिए क्या किया था, मैंने कहा था कि इन एज को जरा प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन एज को भी प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन इन एज का मसला यह है कि देखें ये साइन है, ठीक है, और ये पाई के आ रहा है, सही है जी। ये जो साइन है इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के दरमियान, ऐसा ही है ना। के वेरी करेंगे तो इसकी वैल्यू वेरी होती चली जाएगी, के 0 डालेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1 डालेंगे तो कुछ आ जाएगा, यानी 1 2 निकाल लेते हैं। देखें, अगर मुझे निकालना है A0, ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने एक के तो निकाल लिया ना, अब मैं के की डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा और देखूंगा क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो अगर मुझे A0 निकालना है तो A0 में एक मसला है। A0 मसला यह है कि आ जाएगा साइन ऑफ 0 ओवर पाई इंटू 0, तो ये साइन ऑफ 0 ओवर 0 बन जाएगा, यानी 0 ओवर 0 बन जाएगा। तो 0 और 0 को क्या करें हम? उसका एक हल होता है, याद है? उसके ऊपर लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इधर k को 0 डालने जा रहा हूं। जब k को 0 डालूंगा ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो अब वो 0 और 0 फॉर्म को कैसे हल किया जाए, उसके लिए लॉपिटल रूल लगाते हैं। वो क्या होता है? वही होता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा कॉज ऑफ ओमेगा के T1, के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, इंटू ओमेगा T1, और नीचे क्या आएगा? पाई, ठीक है। अब इसमें के 0 डाल दें, अब डाल दें तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा T1 ओवर पाई, सही है। तो ये तो A0 आ गया। अब अगर A1 निकालना है तो वो क्या आएगा? वो आएगा साइन ऑफ ओमेगा T1 ओवर पाई, ठीक है। के को 1 डाल दिए बस सिंपली। अगर A2 निकालना है तो वो क्या आएगा? साइन ऑफ 2 ओमेगा T1 ओवर 2 पाई। मैं के की वैल्यू डालता जा रहा हूं। अगर A ऑफ -1 निकालना है तो वो क्या आएगा? यहां -1 डालें, साइन ऑफ माइनस ओमेगा T1 ओवर माइनस पाई, ठीक है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं साइन ऑड फंक्शन होता है, इसका मतलब ये क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ ओमेगा T1 ओवर माइनस पाई, या साइन ऑफ ओमेगा T1 ओवर पाई, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसके इक्वल आ गया।
जो A1 है वही है, वो -1 भी है, इसे जो A2 आएगा वही है, -2 भी आएगा, यानी जो कि A की पॉजिटिव की वैल्यूज है वही नेगेटिव वाली वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये साइन ने तो शायद कहीं बीच में जाके थोड़ी देर के लिए जीरो हो जाए, लेकिन इसने हमेशा कभी जीरो नहीं होना, ठीक है। तो ये वैल्यू चलती चली जाएंगी। दूसरे अल्फाज में ये A वाकई इन्फिनिटी तक जा रहा है, A2 A3 A4 चलते चले जाएंगे, सही है। तो अगर हम इन्हें प्लॉट कर लें तो प्लॉट करके हम खत्म कर देंगे, बाकी कल कर लेंगे, कल क्या अगले लेक्चर में। तो मैं सिर्फ ये प्लॉट आपको दिखाना चाहता हूं ताकि ये एग्जाम्पल खत्म हो जाए। देखें जी, ये कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा। ये ना उसने क्या किया है, ये 3 प्लॉट क्यों है, ये 3 प्लॉट इसलिए हैं कि वो ना देख रहा है कि ये T1 की वैल्यू T के मुकाबले में कितनी है, ठीक है। अगर मैं T1 को छोटा करता चला जाऊं ना तो ये जो पल्स सी आ रही है ये नैरो होती चली जाएगी, ठीक है। तो वो जब उस पल्स को नैरो करते चले जाए तो आपके पास 3 उसने प्लॉट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये देखें नीचे अगर कहीं अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये लिखा है T = 4T1, T = 8T1, T = 16T1, यानी T1 को बेसिकली छोटा करता चला जा रहा है। लेकिन ये देखें कि ये कोएफिशिएंट्स कभी भी जीरो नहीं हो रहे, इसने कुछ तो प्लॉट कर दिए, ठीक है। लेकिन ये यहां से शुरू है और ये चलते चले जा रहे हैं, और ये आगे जैसे चलते जाएंगे इनकी वैल्यूज आती जाएंगी। वो अलग बात है कि जैसे जैसे K बढ़ता चला जाएगा, इसने तो हमेशा +-1 के बीच में रहना ना, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये देखें ये वैल्यू यहां से शुरू हुई थी और ये कम होती चली जा रही है। अगर हमने उसको छोटा कर दिया है, यानी उसकी बजाय अगर मैं इस तरह की पल्स ले लूं, छोटी वाली पल्स ले लूं, तो ये इधर फैल जाता है, और छोटा कर दो तो मजीद फैल जाता है, ठीक है। तो ये इसे ना एक नाम दे देते हैं, ये जो है ना इसे कहते हैं सिंक फंक्शन। ये आगे बहुत दफा आएगा, फिक्र न करें, लेकिन ये बेसिकली ये सिंक फंक्शन का प्लॉट है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये एक सिग्नल है और इसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये प्लॉट आपको क्या बता रहा है? ये प्लॉट ये आपको ये बता रहा है कि इसमें इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज हैं। दूसरे अल्फाज में ये सिग्नल टाइम में पीरियोडिक है, लेकिन ये इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम से मिलकर बनता है, ठीक है। और उनके एक इसकी वैल्यूज क्या है वो जो हमने निकाल ली। ओके, चलें, थैंक यू।